Theme theme tanum, theme theme tanum tananum. Let's hear it from the person who started his journey from scratch, from zero, how he built DR Brokers, where we are today. Let's hear it from Mr. Ashwini Agarwal, the best father. myself अश्विनी अग्रवाल, मुझे लगभग 52 इयर्स हो गए बिजनेस करते हुए। मैं 17 साल की एज में था, कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद उसी टाइम मेरे फादर बैंक में थे, तो बैंक से रिटायर हो गए थे 69 में। हमें कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। उस टाइम कोई जॉब भी ज़्यादा नहीं मिलती थी। मेरे फादर एज्ड थे। वैसे मेरी फैमिली में सब मेरे ब्रदर सिस्टर और बड़े हैं। मैं ही एक ब्रदर मेरे से छोटा है 4 साल। उससे बड़ी तीनों सिस्टर थी और एक मेरा एल्डर ब्रदर था। आज से 4-5 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। वो रेलवे में थे, सबसे बड़े घर में हुई। वो जॉब करते थे वेस्ट बंगाल में, रेलवे में। तो हमें कुछ ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो उस टाइम रिटायरमेंट में फादर को कोई पैसे नहीं मिलते थे, जैसे आजकल पेंशन वगैरह है। उस टाइम थोड़ी लमसम अमाउंट मिलती थी, 30-40 हज़ार रुपया ऐसे अमाउंट मिलती थी। तो फादर साहब ने किसी को लोन पे दे दिया कि कोई इंटरेस्ट की इनकम हो जाए। उन्होंने 25-30 हज़ार रुपया किसी जो ये होते हैं जादू टोने वाले कह लो, या जो ये चौकियाँ लगाते हैं, रात को चौकी लगाते हैं कई लोग, कई पंडित लोग ऐसे लोगों को भरपूर करते हैं। वो रात को बुलाते थे। तो ऐसे एक पंडित ने हमारे को काफ़ी ठगा। 20-25 हज़ार रुपया उसने लोन पे लिया कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा। ना इंटरेस्ट मिला, ना कोई एक्चुअल वैल्यू मिली। कोई पैसा नहीं मिला वापस, 1 रुपया भी उससे वापस नहीं मिला। तो वो और भी मांगने आया, तो हमारे फादर पे कुछ खास बैलेंस रहा नहीं था। तो मैंने हम छोटे थे, मैं 16-17 साल का, क्या होता है कोई इतनी उस टाइम ज़रूरत भी नहीं थी, तो ज़्यादा खर्चे भी नहीं होते थे। उस टाइम की तो लाइफ ऐसी थी कि घर में पंखा नहीं होता था। हम बिना पंखे से रहते थे। लाइट भी पेरेंट्स लोग बंद कर देते थे कि लाइट का बिल आएगा। ऐसी लाइफ गुजारी है। और टॉयलेट का तो बता नहीं सकता कि किस टाइप की टॉयलेट्स होती थी उस टाइम। अब तो बहुत चेंज हो गया है। तो ऐसी लाइफ में निकले हैं। तो जब फादर साहब रिटायर हो गए, थोड़े बहुत पैसे रह गए, हमने सोचा कोई बिजनेस करें। तो मेरे फादर ने कहीं पर 300 रुपये की नौकरी करी थी प्राइवेट आफ्टर रिटायरमेंट। तो 300 रुपये में हम 6 बहन भाई हैं, तो कैसे गुजारा होता। 2 मैरिड थे उस टाइम, एक बड़ा ब्रदर, एक मेरी सिस्टर, बाकी सब अनमैरिड थे। तो 300 रुपये में हमने अपना घर नहीं चलता था। तो मैंने 71 में बिजनेस स्टार्ट किया था। एक दुकान ली थी हमने, 2000 रुपये डोनेशन बोलते थे उसको, दूसरे लफ्ज़ों में पगड़ी बोलते हैं। वो रिफंडेबल नहीं होती। वो ऐसे होती है पगड़ी कि दूसरी कस्टमर का दुकान ले ले तो वो दे दे उसके पैसे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ऐसी 2000 रुपये में दुकान ली थी। उसके बाद 4200 रुपये मुझे आज भी याद है, मैंने अपने फादर से लिए थे। और 5000 रुपया मैंने अपने ग्रैंड फादर से लिया था। 9200 रुपीज़ में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। क्या है? 90 मैं 17 ईयर्स का था। 17 साल। ये 23 अगस्त 1971 की बात है। और 9200 रुपये में माल डाला था, जो डाला बीच में फर्नीचर, बीच में माल, इसी 9200 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसमें यही रोज़ प्रेयर करते थे भगवान से कि 100 रुपये की सेल हो जाए और 10 रुपये हमें बच जाए। बस 10 रुपये प्रॉफिट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। 10% प्रॉफिट ऑफ द सेल। 100 रुपये की सेल नहीं होती थी। ऐसे दिन गुजारे हैं कि 100 रुपये की सेल भी मुश्किल होती थी। तो 10 रुपये कमाने और 100 रुपये का सेल है। ऐसी लाइफ में मैं निकला हूँ। तो 2 साल वहीं रहे हम उस बिजनेस में। तो लोग हमारे यहाँ, जिस मार्केट में मेरी दुकान थी, वो आउट ऑफ द मार्केट थी। फिर उसके बाद एक सौदागर बाजार हमारे यहाँ बड़ा फेमस था।
मैंने काम शुरू किया था फूल वगैरह बेचने का, ऊन का, और बच्चों के सूट, ये जैसे इसने बच्ची ने सूट पहना हुआ है इस टाइप के उस टाइम सूट नाइलॉन के आते थे। नाइलॉन का सूट हमें 16-17 रुपए में लुधियाना से मिलता था, हम 25 रुपए का बेचते थे। 25 रुपए में भी लोग बार्गेनिंग करते थे तो 20-1 रुपए का बिक जाता था, वो भी बड़ी मेहनत करने के बाद। 16-17 रुपए में लेकर 20 रुपए में सूट बेचते थे, जैसा इसने आमिया ने पहना हुआ है। तो इस टाइप की, और वो भी बेचने में काफ़ी स्ट्रगल होता था, ये नहीं है कि इजीली बिक गया, MRP लगा दी और बिक गया, उसके लिए भी कन्वेंसिंग करनी पड़ती थी। उसके बाद 73 में मैंने 72 में ये सौदागर बाजार को आग लग गई थी, सारा सौदागर बाजार जल गया था। एक छोटी सी दुकान उसमें किसी ने एडिशनल बना दी थी, जैसे 2 दुकानों की 3 दुकानें कर दी। मेरी दुकान 6 फुट की थी, उसको मैंने साल भर उस दुकान लेने के लिए मेहनत करी पड़ी। 11,000 रुपये में पगड़ी में, 11,500 रुपये पगड़ी पे डोनेशन पे वो दुकान मिल रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, वेरी फ्रैंक, मेरे पे कोई 11,000 रुपया नहीं था। बड़ी मुश्किल से 5,000 रुपया फिर अपने ग्रैंडफादर से लिया। मेरे ग्रैंडफादर भी को कोई पैसे नहीं थे, पर ऐसे ही अपनी ज़िंदगी के कुछ कमाए हुए होंगे वो उन्होंने मुझे दे दिए। 4,000 रुपया और कहीं से लिया, मैं अब कहाँ क्या बताऊँ आपको कहाँ से लिया। तो 2,000 रुपये का उससे उधार करा कि मुझे 11,000 रुपये की दुकान मैंने, और 100 रुपये किराए पे दुकान ली। ये 73 की बात है, 17 अक्टूबर 73 को उस दुकान में मैं शिफ्ट हुआ था। और वहाँ पर आपका बर्थडे, वहाँ भी ऊन और रेडीमेड का ही काम स्टार्ट किया था। तो बस ऐसे ही वहाँ भी कोई ज़्यादा पैसे, माल लाने के लिए तो पैसे होते ही नहीं थे। बैंक से लोन लिए, बैंक से लिमिटेड बनवाई, तब भी काम बस ठीक था, बहुत ज़्यादा नहीं था। फिर 77-8 में हमने कोई एजेंसियाँ लेनी शुरू करी। मेरे फादर, हम महेश नगर ही रहते थे किराए के मकान में, तो किराए के मकान से 120 रुपये किराया होता था जिस मकान में रहते थे। और वहाँ से मैं और मेरा ब्रदर दोनों साइकिल पे आते थे। साइकिल लेने की कैपेसिटी नहीं होती थी उस टाइम, जनरल पब्लिक में साइकिल लेने की कैपेसिटी नहीं होती थी। किसी घर में साइकिल होती थी, और स्कूटर तो कभी देखा ही नहीं था उस टाइम। 71, 2, 3 में स्कूटर नहीं देखा। अम्बाला में मेरे ख्याल है 2-4 कारें होंगी, इससे ज़्यादा कारें नहीं थी। तो ये तो बहुत चेंज है लाइफ का। तो 73 में जब वहाँ बिजनेस किया, वहाँ भी यही दुआ करते थे, भगवान कोई 10 रुपये 20 रुपये की इनकम हो जाए। तो थोड़ा सा हमने कॉस्मेटिक का सामान रखना शुरू किया, कोई सेल वगैरह, कोई ऐसी आइटमें जो जनरल, ब्रश है, शेविंग क्रीम है, पेस्टें हैं। फिर धीरे धीरे ऊन भी लाते रहे। ऊन जब मैं लाता था, लुधियाना से लाता था, और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे हम ऊन लेकर आते थे, लुधियाना से ऊन लेनी, फिर उसको पैकिंग करानी। रात को 12:20 पता है 40 मिनट पे ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन में लेकर आनी है। और 12 बजे के बाद वो बुकिंग होती थी रेलवे टिकट के ऊपर, क्योंकि दिन नेक्स्ट शुरू हो जाता था। तो 12 बजे टिकट मिलती थी, और 12:20 पता नहीं 40 का टाइम था, उस ट्रेन पे ही आना होता था। और उसी ट्रेन में वो इतना बड़ा बोरा लोड कराना होता था कि जो माल खरीदा है उसको लेकर अपने साथ ही आना है। टैक्स की चोरी कह लो, जिसको आजकल GST बोलते हैं, उस टाइम सेल टैक्स होता था हमारे। तो ये सेल टैक्स की चोरी करनी, बिना बिल से लेके आना माल, इस टाइप से हम माल लेकर, और गाड़ी में जगह नहीं होती थी। बहुत बार तो गाड़ी की उस माल के ऊपर ही हम बैठकर आते थे। मैं अकेला ही जाता था, और लुधियाना से आकर अपने फिर स्टेशन पे आना। स्कूटर तो होता ही नहीं था, तो फिर रिक्शा पे लोड करके माल लेके आना। फिर ब्रदर आता था, उसे पता होता था कि इस गाड़ी पे आना है, फिर दुकान का शटर खोलना, उसमें माल रखना। इस टाइप की लाइफ गुजारी है। और तो कहने का मतलब ये है कि आदमी इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत लेबर करी है, मैंने बहुत लेबर करी है। मुझे 5 रुपए की वैल्यू पता है क्या है। आज मैं 5 रुपए को भी खर्चते हुए कई बार सोचता हूँ कि चलो यार ये 5 रुपए ज़्यादा लग रहे हैं, पर इस स्टेज तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा है। हर इंसान जो भी है आज का, मैंने इससे पहले आपको बताया नहीं, अभी वो भूल गया
मैंने 15 दिन कहीं जॉब भी किया था। 15 दिन किसी करियाने की दुकान पे, अम्बाला में बहुत बड़ा करियाना स्टोर है, उसकी दुकान पे 15 दिन काम किया था, करियाना स्टोर। और उस करियाना स्टोर में मिर्चें होती थी, मुझे एलर्जी होती थी। जब भी मिर्चों का कस्टमर आता था, जो मेरे से सीनियर थे, सारे ही सीनियर थे, तो मुझे कहते थे जब मिर्चें तोल के लो, मिर्चें भी तोल के लो। इसने 500 ग्राम में 200 ग्राम मिर्चें मांगनी है तो जब मिर्चें लेके आओ। तो मिर्चें लेने जाता था, मेरा बुरा हाल हो जाता था, छींके मार मार कर। बचपन से ही बीमारी है कि एलर्जी हो जाती है। तो मुझे उन्होंने हर वक्त मिर्चें, एसिटीन चीज़ें, मसाला कोई ले आओ जाकर, इस टाइप की चीज़ें मंगाते थे। तो 15 दिन मैंने जॉब किया, मैंने जॉब छोड़ दिया। उनसे मैंने कोई पैसा नहीं लिया, 1 रुपया नहीं लिया। उस जमाने में जब भी पैसे की जरूरत थी तब भी मैंने पैसे नहीं लिए। मैंने 21 दिन काम किया था उस दुकान पर। बाद में मुझे कहते थे पैसे ले जाओ, मैंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसे। मैं बहुत रोकर निकलता था रात को कि भाई मेरी बहुत बुरी हालत है यहाँ पर, कि मतलब करियाना जो चढ़ता था मेरे ऊपर। तो फादर साहब को कहा मैं नहीं आऊँ काम करता था, बहुत बुरा हालत है। तो कहने का उसके बाद एजेंसियाँ लेनी शुरू कर दी। एजेंसियों में भी पैसे तो होते नहीं थे, बैंकों से लोन लेकर ही एजेंसियों का काम करते रहे काफ़ी देर की। पर मैंने ऐसी आइटमें बेची हैं मार्केट में जिसको आप ये कह सकते हो मिट्टी बेचना। मिट्टी को मार्केट में बेचना कोई आसान काम नहीं है। मैंने वो मिट्टी बेची है, ऐसे ऐसे साबुन बेचे हैं, ऐसी ऐसी आइटम बेची हैं जिसका आपने नाम नहीं सुना होगा। ऐसे साबुन आते थे कि वो कंपनी कहती थी कि जो माल बिकने वाला है उस पर तो प्रीमियम मिलता था, कि दुकानदार कहते थे ये माल दे दो, और जो नहीं बिकता था उस टाइम कंपनी वो माल चेपती थी कि आप यदि 10,000 का माल अच्छा ले रहे हो तो 4,000 5,000 का माल ऐसा लेना पड़ेगा जो नहीं बिकता। तो जो नहीं बिकता था उसको अपने गोदाम में कितनी देर रखेगा आदमी, आफ्टर कभी तो उसको बेचना ही पड़ेगा। तो बिकता नहीं था, पर वो साबुन मैंने बेचे हुए हैं मार्केट में। जैसे एक साबुन होता, अभी याद आएगा बताता हूँ, एक डिम्पल कबाड़िया उस टाइम आई थी नई हीरोइन, उसने लॉन्च नहीं किया था, वो उस टाइम उस एड में थी, उस एड में थी। तो उसके नाम से साबुन गोदरेज का आया था। तो कंपनी कहती है कि बेचो, आप जैसे भी मर्जी इसको बेचो। तो गोदरेज की एजेंसी थी मेरे पास, वो साबुन भी बेचा है मैंने। ऐसे कई साबुन थे जो किसी ने नाम ही नहीं सुने होते थे, उसको मार्केट में बेचना कोई आसान काम नहीं था। एजेंसियाँ ली, वो भी लोन लेकर, मतलब बैंकों से लोन लेकर तभी काम चलता था। ऐसे काम नहीं, लोगों के रोज चेक पास कराने, इस तरीके से धंधा चलता रहा। धीरे धीरे 80 में मेरी मैरिज हो गई, और भगवान की दुआ से पार्टनर ऐसी मिली जिसने मेरे से लाइफ में 5 रुपए नहीं मांगे कभी। कभी मेरे को कभी मेरे से ऐसा नहीं कहा कि मुझे 500 रुपये की कोई चीज ले दो, वैसे नहीं होते थे। कभी उसने इस चीज की डिमांड नहीं करी कि कोई, वैसे घर में 100 झगड़े होते हैं, पर कोई गोल्ड की आइटम, कोई आइटम ऐसी, कोई सूट ले दो, कोई साड़ी ले दो, कभी नहीं कहा। आज 42 साल हो गए। दोगे? 82-83 में मेरे इन-लॉज का कॉस्मेटिक का काम था। बिजनेस करना मुझे मेरे बड़ा साला मेरा, जिसका नाम धर्मवीर गुप्ता है, उसने सिखाया मुझे बिजनेस किसे कहते हैं और बिजनेस कैसे करते हैं। सही मायनों में मुझे बिजनेस करना नहीं आता था जितना उसने सिखाया। वो बिजनेस करने के जो ढंग थे उसने सिखाया। उसके कई फार्मूले मुझे जिंदगी में काम आए। कि क्या काम आए कि दिल्ली से माल लेना है, उधार लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उधार लेने वाले को जब उसका टाइम है मांगने वाले आया है या नहीं आया, जब आपने दिल्ली नेक्स्ट टाइम जाना है उसके सारे पैसे देने हैं। 1 रुपया कम नहीं देना, 1 रुपया ज्यादा नहीं देना, कम नहीं देना, पूरे बिल वाइज पेमेंट देनी है।
और यदि वो बाई चांस अम्बाला आपके पास आ गया पैसे देने, तो उसके पैसे आपने पूरे देने हैं, चाहे आप कहीं से मांग कर लाओ, चाहे कैसे भी लाओ। यदि वो आपकी दुकान पे आ गया तो इसका मतलब वो आपसे पैसे लेने आया है, आपसे चाय पीने नहीं आया। यदि दिल्ली का व्यापारी या लुधियाने का व्यापारी आपके पास आया है और वो इस आपने उधार लिया हुआ है, वो इस मूड से आया है कि आपसे पेमेंट मांगने आया है, आपसे चाय उसको बाद में पूछनी है, पहले आपने उसको सारे पैसे देने हैं बिल वाइज। फिर दिल्ली से जितना माल लाता था सब पर्चियों पे कच्चे माल तो कच्ची पर्ची है, मतलब टोटल। और बिल में यदि हमने जाकर किसी को ये कह दिया कि इसमें ये बोतल कम निकली है, इसके पैसे 20-10 रुपए लगे हुए हैं, वो 10 रुपए हमें काट देता था। इतनी अपनी रेपुटेशन बनाई हुई थी कि यदि फालतू निकले हैं 3 पीस का, उसने 6 डाल दिए और पैसे 3 के लगे हैं, तब भी उसको 3 पीस के पैसे हमने दिए हैं। ये लाइफ में मैंने कभी इस तरह की ऑनेस्टी, बिल्कुल 100% ऑनेस्टी लाइफ में गुजारी है। कभी किसी का 1 पैसा रखा नहीं, कभी 1 पीस के पैसे फालतू दिए नहीं। जिसको भी कहा है उसको ये कहा कि ये तेरा 1 पीस कम था, इसके पैसे काट दो, ये 3 पीस आपके फालतू आए थे, इसके पैसे आप ले लो। तो इस तरीके से व्यापार चलता रहा। और उसके बाद 92 में ये तो आगे चलता रहा। उन्होंने सिखाया काम, मैं आज भी उसका शुक्रगुजार हूँ। और कैसे माल बेचा, कैसे जो चीज़ नहीं बिकती उसको कैसे बेचना है, जो बिकती है उसको तो कोई भी बेच दे, बच्चा बेच दे, ये बच्चा छोटा बेच सकता है कि हाँ जी ये इसका ये रेट है, ये ले लो आप। इसी तरह हमारी शेयर मार्केट में भी आपको क्या मैं बताना चाहता हूँ, आप कस्टमर से ऐसे बात करो कि हम कस्टमर का हमारा मूड बने कि उसको कमा कर दे। ऐसा शेयर नहीं बताना जिसमें हमने ये सोचना हो कि हमें तो कमीशन का मतलब है, हमें कमीशन बाद में चाहिए, पहले हमें कस्टमर का बेनिफिट चाहिए। हमेशा जो कंपनी, जो आदमी, जो कस्टमर का फायदा सोचेगा, भगवान आपको अपने आप ही उसके पैसे देगा। हमारे देश में, हमारे समाज में भगवान है। यदि आप भगवान को मानते हो तो जरूर इस तरीके से धंधा करना चाहिए। कोई भी धंधा करो, कुछ भी करो, कहीं भी सर्विस करो, सर्विस में भी यही बात है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने ऑनेस्टी से काम कर दिया। आपने मेरे यहाँ 6 महीने काम किया तो अच्छी रेपुटेशन से जाओ, बड़े शौक से जाओ। आपको मैं पसंद नहीं हूँ, आपको काम पसंद नहीं है, आपको कहीं जाना अच्छा जॉब मिल रहा है, आप बड़े शौक से जाओ। किसी को पाबंदी नहीं है, किसी को लॉक नहीं लगा हुआ, पर खुशी से जाओ। उसको आगे जाकर ब्लैकमेल मत करो कि उसके यहाँ ये होता था, उसके यहाँ ये होता था। आपको नहीं पसंद चले जाओ, पर किसी भी कंपनी में जाकर, दूसरी कंपनी में जाकर उसको ब्लैकमेल ना करो। ये एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि भाई हम जितनी रहे, आपने ये सोचना है कि मेरा ये परिवार है। आप लाइफ में अपने घर पे शायद 4 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा नहीं रहते, और मेरे यहाँ सर्विस करते हो तो मेरे यहाँ कम से कम 10 घंटे रहते हो। घर में कितने? 6 घंटे मैक्सिमम, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे रात को। उसके बाद तो सोना है ना। रात को 3 घंटे आप 7-8 बजे पहुंचे, 10 बजे सो जाओगे। आधा घंटा आपने खाना खाया, टीवी देखा, उसके बाद सो गए। वाइफ के साथ कितनी देर गुजारोगे, बच्चों के साथ कितनी देर गुजारोगे? मैक्सिमम टाइम आपने मेरे यहाँ गुजारते हो या जहाँ भी काम करते हो वहाँ गुजारते हो। इसलिए मेरी एक गुजारिश यही है आपसे कि जितनी देर भी आप काम करते हो उतनी देर उस कंपनी में ये सोचो कि यही मेरा परिवार है। यदि आपको कोई भी कंपनी, चाहे मेरी है चाहे किसी और के यहाँ काम कर रहे हो, ये यदि अच्छी नहीं लगती छोड़ दो। दोनों के दरवाजे अच्छे खुले हैं, मेरे लिए भी और आपके लिए। मुझे आप पसंद नहीं आओगे, मुझे काम नहीं लगा कर दे, मैं भी आपको कहूँगा भाई साहब आप चले जाओ, 2 महीने का नोटिस दो, आप चले जाओ, क्योंकि काम तो करना है। यदि आप उस काबिल नहीं हो तो मैं भी आपको जवाब दे सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पर ये सोच के करना है कि हमारा परिवार ये है। मैं अपने परिवार में 2 घंटे से ज्यादा रात को, 1 घंटा सुबह, बस
मुझे एक एक हफ्ता हो जाता है, छोटा बच्चे मेरे घर 50 कदम पे रहते हैं। इस बच्चे को मिलने के लिए दिल करता है, पर मेरे में टाइम ही नहीं होता कि मैं इस बच्चे को जाके थोड़ा मिलजुल के आऊँ। तो टाइम की दिक्कत होने की वजह से, पर जितना भी टाइम है वही बात है कि आपको। उसके बाद मैं बीच में कहीं और ले गया आपको, सॉरी। तो मेरी स्टोरी में चल रहे थे, तो मैं 92 में मुझे किसी ने कहा कि ये मेरा ब्रदर ने था, उसके इलाज लुधियाना थे। उन्होंने कोई कहा कि मास्टर प्लस का शेयर आया था कि आप ये शेयर खरीद लो। मैं कहा ये शेयर क्या होता है? यार आप शेयर खरीद लो, कहीं भी आपको मिलते जुलते कहीं पता लग जाए कोई शेयर बेचने हो। तो उस टाइम ये एक्सचेंज नहीं होती थी, 2 एक्सचेंज होती थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। उस टाइम लोग आवाजें लगाते थे। कभी आप सब्जी मंडी में गए हो या अनाज मंडी में गए हो तो आवाजें पड़ती थी शेयर बेचने की। रिलायंस 200 रुपए, 200 रुपए, 200, 205, 205, 205, 5, 10, 5, 10, 16, 5, 20, 5, 20, 5, 75, 5, 75, 200 नहीं बोलते थे, 5, 75, 5 रुपए, 5 रुपए, 75, लिए जी बेचे, लिए जी बेचे, 500 लिए, 500 लिए, 500 लिए, ऐसे काम होता था। जो आवाज देता था वो थक जाता था, उसका दिमाग खराब हो जाता था। सुबह से लेके 12 बजे स्टार्ट होती थी, अच्छे 2:30 बजे तक चलती। तो 2:30 बजे तक वो लोग ऐसे ही धंधा करते थे। जिसका सौदा हो जाता था कापी में लिखते थे, फिर उसकी सेटलमेंट मैनुअल बनती थी सेटलमेंट, फिर किसी 15 दिन में सेटलमेंट लगती थी, किसी की महीने बाद लगती थी। हम लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज से काम करते थे ज़्यादा। तो ऐसे ही फिर 92 में ये स्टार्ट किया। 96 में मैं किसी का सब ब्रोकर बन गया 95 में। फिर 95 में मैं बॉम्बे गया, वहाँ किसी ने मुझे दिखाया कि ये वो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आवाजें पड़ती थी, अब सिस्टम बदल गया है। अब एनएससी लग गई है। एनएससी कंप्यूटर पे काम होता है, कंप्यूटर पे काम होता है और उसने सारा शेयर परचेज ऐसे होते हैं। मैं बैठ गया किसी पे 5-10 मिनट बैठा, उसने मुझे चाय पिलाई बॉम्बे में। तो मैं 5-10 मिनट में कहा यार ऐसे आजकल हमें नहीं पता, हमें नहीं समझ आ रही कुछ भी कि ऐसे सौदा लो, ऐसे बेचो, ऐसे नहीं काम चलेगा। तो एनएससी को मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं काम चलेगा। मतलब वहाँ पे मेन ब्रोकर में बैठा था, तो उससे कहा ऐसे आजकल ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं आई है तो इस तरीके से धंधा चलेगा। तो बस वो तो मैं छोड़ के आ गया। फिर बस वहाँ से फिर मैं अम्बाला में आ गया। तो उसके बाद 96 में ये स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुई है, 95-96 में। 97 में सब ब्रोकर बन गया मास्टर कैपिटल सर्विसेज का, जो हमारे ऑफिस के साथ ही है। आज भी मेरे उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। मैं छोड़ चुका हूँ पर मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। तो 3-4 साल हमने उनके साथ काम किया है, नहीं 10 साल काम किया, 97 से लेके 2005 तक काम किया। और वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है कि आज भी मैं वहाँ करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का माल लेना चाहूँ तो मुझे वो ना नहीं कर सकती। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये मार्जिन का चक्कर है, उसमें तो कोई आदमी हेल्प कर ही नहीं सकता। अदरवाइज कोई मतलब वहाँ भी बहुत अच्छी गुडविल है। तो 95 से लेके उनके साथ काम करता रहा मैं 2005 तक। फिर बीच में 98 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के भी यही सेम चीज़ ले ली थी हमने, सब ब्रोकरशिप। तो एक छोटी सी दुकान होती थी हमारी जो 73 में ली थी, उसी में ऑफिस बनाया था। 95 से लेके 2005 तक उसी ऑफिस में काम किया है। 6 फुट का ऑफिस था, 6 फुट का, फ्रंट 6 फुट का, डेप्थ 25-26 फुट। फर्स्ट फ्लोर पे हमने ट्रेडिंग हॉल बनाया हुआ था। पर जो उस टाइम ट्रेडिंग में मजा आता था, आज भी वो मजा नहीं आता। 98 में 97 में कस्टमर ऊपर गिरता था हमारे, और 9:15 बजे से लेके 10 बजे 9:55 स्टार्ट होती थी, 3:30 बजे तक। मैं बाथरूम करने नहीं उठता था, यूरिन करने नहीं जाते थे हम, बिल्कुल 1 सेकंड का टाइम नहीं मिलता था। 2.5% कमीशन लेते थे, 2.5%। आज 0.25 है या 0.1 है या 0.2 है, उस टाइम हम कमीशन लेते थे 2.5%। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 4%, 4% कमीशन लेते थे। और कस्टमर कहता था मेरा माल लो, कस्टमर ऐसे गिरता था मेरे को कस्टमर बना लो। हम कहते थे अब काम ही नहीं कर सकते इतना। कई कस्टमर ऑफिस के बाहर खड़े होकर मोबाइल पे फोन करते थे जब 10 रुपए की कॉल होती थी, एक कॉल 10 रुपए की।
वो फोन लैंडलाइन पे हमें फोन करते थे, हमारे पे मोबाइल नहीं थे, तो कि मेरा सौदा ले लो, मेरा सौदा ले लो, 10 रुपए की कॉल पड़ रही है पर ले लो और ये बेच लो, ये ले लो, ये बेच लो। इस वो बिजनेस था करने का। अब तो बहुत कंपनी आ गई, बहुत ब्रांचें बन गई। फिर 2005 में हमने एक ऑफिस बनाया, एक होटल बनाया। 97 में मुझे काफ़ी मोटा लॉस हुआ, 1-1.5 करोड़ का लॉस हो गया मुझे। मैं खुद ही काम करता था एज ए इन्वेस्टर का, जो भी आपको बताया, मैं बहुत लॉस में आ गया। पर वही बात है, कुदरत, ऑनेस्टी और भगवान देखता है। सन 2000 में भगवान ने मुझे बहुत पैसे दिए। सन 2000 में हमें बहुत भगवान ने अच्छी पोजीशन बनाई हमारी, पर मैंने ना किसी का इंटरेस्ट रोका। बहुत पैसे थे मेरे पे इंटरेस्ट के, जो लोगों से लिए हुए थे। ना इंटरेस्ट किसी को रोका एक दिन, ना किसी की पेमेंट रोकी। जो आदमी मेरे पे खड़ा हो जाता था पेमेंट के लिए, उसको मैंने पेमेंट के लिए नहीं कहा कि कल आना। आज भी मेरा ख्याल यही बात है, जिसका पे आउट डल जाता है उसको मैंने कभी नहीं कहा, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 50 लाख का, चाहे 2 करोड़ का हो, कि कल ले लेना। आज तो पेमेंट स्टॉक एक्सचेंज से नहीं आई, ऐसा कभी नहीं कहा। ये वर्ड कभी नहीं कहे, ना कहे हैं, ना भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे ये कल को किसी को कहें। और मुझे नहीं उम्मीद कि मेरे बच्चे ऐसे किसी को कहेंगे कि आज पेमेंट नहीं है। चाहे अपने आप को जो मर्जी करना पड़े, जिसकी पेमेंट ड्यू है उसको पेमेंट जरूर टाइम पे देनी है। कभी भी इस बात की गलती नहीं करनी कि उसको पेमेंट ना मिले। घर पे खाना ना खाना, पर जिसकी पेमेंट देनी है उसको टाइम पर देनी है। और कोई भी बिल है उसको बिना मांगे देना है। किसी की सैलरी है, बिना मांगे देनी है। यदि उसने मांग ली तो हमारी क्या रेपो है? आपकी सैलरी ड्यू है, आपका मांगने से पहले देनी है। ये मांगने के बाद आप दे रहे हो तो ठीक है, नंबर घटते हैं, हर चीज के नंबर है। मार्केट में आपकी रेपुटेशन के नंबर है। 2005 में हमने होटल भी बनाया, ये हमने अपना ये बिजनेस भी लेके गए एज ए सब ब्रोकर। 2005-06 में फिर ब्रदर के साथ ये जो छोटा ही था अभी उस टाइम, शाहिद जी तो शिवान थोड़ा चेक करके आ गया था मेरे ख्याल है। तो फिर हमने सोचा कि भाई बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो ये मेंबरशिप ही ले लें। कब तक लोगों के साथ सब ब्रोकरशिप करते रहेंगे, क्योंकि सब ब्रोकर और मेन ब्रोकर में क्या डिफरेंस है पता है आपको? बताइए, आप बताओ मुझे। काफी अंतर है मेन ब्रोकर में। क्या है मेन चीज़ तो सर यही है कि सब ब्रोकर में आपको जो है पार्ट, जो एक भाग है पूरा आपको सब ब्रोकर को देना पड़ता है जो प्रॉफिट का होता है। तो मेनली जो आप पूरी ब्रोकरशिप लेते हो तो पूरा पार्ट अपना प्रॉफिट का रहता है। आप बताओ बेटे क्या फर्क है छोटे सब ब्रोकर और मेन ब्रोकर? हमने क्यों ली 2006 में? मेंबर हम लोग डायरेक्टली एसोसिएट हो जाएंगे एक्सचेंज के साथ, और ब्रोकर के साथ तो फिर वो अलग से रहेगा ना, डायरेक्टली एक्सचेंज के साथ। क्या फर्क है सब ब्रोकर का? हमारे उससे पहले हम 95 से लेके सन 2005 तक, 4-5 तक मेरा ख्याल है, या 4 तक या 3 तक, हम अपना चेक काट के देते थे डीआर इन्वेस्टमेंट की तरफ से कस्टमर को। मेन ब्रोकर हमें पेमेंट देता था डीआर इन्वेस्टमेंट को। डीआर इन्वेस्टमेंट आगे क्लाइंट को देती थी पेमेंट। अच्छा, डायरेक्टली डीआर मतलब जो हमारा मेन ब्रोकर था, जैसे मास्टर कैपिटल का नाम ले रहा हूँ, मास्टर कैपिटल ने सारी पेमेंट डीआर को दे दी। डीआर इन्वेस्टमेंट हमने फर्म बनाई, डीआर इन्वेस्टमेंट आगे क्लाइंट को देता था। तो डीआर इन्वेस्टमेंट मास्टर कैपिटल को कोई नहीं जानता था, डीआर इन्वेस्टमेंट को जानते थे। इसीलिए अब भी हमने नाम डीआर इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है साथ में। डीआर इन्वेस्टमेंट अब स्टॉक ब्रोकर ने ये स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कहा कि सब ब्रोकर खत्म कर दो, इनका नाम ही होना चाहिए बीच में। पेमेंट किसने देनी है? कंपनी ने। जो ब्रोकर है उसने पेमेंट देनी है, उसी ने लेनी है। तो हमारा नाम तो खत्म हो गया, डीआर इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। अब पेमेंट डायरेक्ट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकर को देगा और स्टॉक ब्रोकर ही क्लाइंट को देगा। तो सब ब्रोकर तो सिर्फ कमीशन लेना देना वो तो अलग इशू है, पर हमारा नाम तो खत्म हो गया ना। तो नाम, आदमी काम किसके लिए करता है? नाम के लिए। खाना क्या है? यदि मैं आज 1 लाख रुपया कमाता हूँ और आप 20,000 कमाते हो,
तो खाता तो जो आप हो उससे भी शायद मैं कम खाता हूँ। शायद आप शायद 4 चपाती खाते हो, मैं 2 खाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि खाना तो सबने वही है, रोटी वही खानी है, जो आप खाते हो वही मैं खाता हूँ। मैं भी रात को दाल के साथ खाता हूँ, आप भी दाल के साथ खाते हो। मैं ये नहीं है कि 5-7 सब्जियां लेकर खाता हूँ, ठीक है? तो दाल रोटी ही खानी है। तो बाकी क्या है, सिर्फ नाम, हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए, हमारी रेपुटेशन नहीं खराब होनी चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए हमने 2005 में मेंबरशिप ली और 2006 में 5 में कंपनी बनाई थी। 2012 मार्च 2006 से हम NSE के मेंबर बने, जब से हमने डीलिंग शुरू करी। मतलब इस काम को हमें 1 साल लग गया था मेंबरशिप लेने के लिए। उस टाइम बहुत काम होता था, सब काम फिजिकल होता था। कोई उस टाइम तो ये ऑनलाइन नेट से कुछ कोई डॉक्यूमेंट जाते नहीं थे, सब फिजिकल डॉक्यूमेंट जाना, हफ्ता भर उनके बाद पहुंचना, हफ्ते बाद 15 दिन बाद उन्होंने जवाब देना। तो इस काम को बड़ा लेंथी प्रोसीजर था। अब तो सब काम ऑनलाइन होने लग गया। तो इसी तरह फिर हमने मेंबरशिप ली। फिर क्यों ली? कि अपना नाम, हमारा नाम DR शेयर कैसे रहे। ये डिफरेंस है मेनली। कि कमीशन लेना देना तो चलो अलग है, पर मेनली अपने नाम के लिए कि नाम, मेरा नाम रहे, मेरी कंपनी का नाम रहे। तो अब आपके सामने है। उसके बाद साहिल जी ने बड़ी मेहनत करी, वहाँ पे चंडीगढ़ ऑफिस बनाया। उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करी हुई है। आपसे पहले भी जो स्टाफ था उन्होंने भी मेहनत करी है। ये बात नहीं है कि उन्होंने मेहनत नहीं करी। जितने दिन भी आप मेरे पास रहे हो, आप कोई भी रहा हो, उन्होंने मेहनत करी है। हमारा सहयोग आप लोगों ने बहुत दिया। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको सहयोग दें। यदि हमारी कंपनी को प्रॉफिट बढ़ेंगे, हम जरूर आपको उसमें से शेयर देंगे। मेरी गुजारिश यही है। कहानियाँ तो बहुत हैं, लंबी चौड़ी, काफ़ी समय ले लिया, परंतु जब भी आप कंपनी में रह रहे हो, आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आपने ऑनेस्टी से काम करना है। और दूसरी बात ये है कि हमारी रेपो नहीं खराब करनी। तीसरी बात ये है, मैं जो बार बार कहता हूँ, कस्टमर बड़ा कुछ चाहता है, कस्टमर बहुत कुछ चाहता है। कस्टमर बहुत कुछ कहेगा कि फलानी कंपनी ऐसे कर रही, फलानी कंपनी ऐसे कर रही, फलानी कंपनी। हमने किसी कानून से बाहर नहीं जाना, किसी सेबी स्टॉक एक्सचेंज के लॉ से बाहर नहीं जाना। हर चीज की पेनल्टी है। आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मैं कई बार मना करता हूँ। ये मेरे बच्चे जो स्टाफ मेरा अम्बाला में काम करता है, मैं इनको रोज कहता हूँ कि कोई गलत काम नहीं करना। गलत का मतलब ये नहीं कि कोई ये चीटिंग कर रहे हैं, कोई मेरे से बेईमानी कर रहे हैं। बेईमानी का मतलब ये है, चीटिंग का मतलब, गलत काम का मतलब ये है कि आपने अकाउंट खोलना है। पहले लोग क्या करते थे, घर पे जाए, वाइफ के साइन कराए और वाइफ के साइन खुद ही कर लिए, बच्चे के नाम से साइन खुद ही कर लिए और उसका अकाउंट खोल दिया। अब स्टॉक एक्सचेंज बहुत सख्त है। दूसरा, इसके नुकसान क्या है? किसी बच्चे के, वाइफ के साइन खुद करके आप अकाउंट में ऑपरेट कर रहे हो, बहुत नुकसान है। कल को आप कैसे साबित करोगे कि ये साइन उसकी वाइफ के है या नहीं है? वाइफ कहने मैंने तो किए नहीं, तो कौन मुलजिम होगा? कंपनी मुलजिम होगी। वाइफ के मैं तो ट्रेडिंग करती नहीं हूँ, मेरा हस्बैंड करता है, मेरे को लॉस 5-10 लाख का आपने लॉस करा दिया, मैं तो पैसे नहीं देती। हम पैसे उसके हस्बैंड से लेनदार नहीं है। यदि उसके साइन नहीं है तो कहने का मतलब ये है कि यदि वाइफ या बच्चों के नाम से अकाउंट खुला हुआ है तो उससे अथॉरिटी लेना जरूरी है कि मेरे फादर इसमें काम करेंगे। और अब साइन की बात है, नकली और असली साइन की बात। आपको कैसे पता लगेगा कि ये आदमी अपनी वाइफ या बेटे के साइन घर से करा के लाया है, ये जेन्युइन है या नहीं, कि ये साइन कैसे करा के लाया? आपको सबसे पहले आजकल पैन कार्ड पे साइन होते हैं। पैन कार्ड से साइन टैली करके ही आप अकाउंट खोलिए, अदरवाइज फार्म मत भेजो, फार्म अम्बाला में मत भेजो यदि उसके साइन अनकम्प्लीट है। साइन इनकम्प्लीट है, कोई डॉक्यूमेंट कम है, कोई जल्दबाजी मत करो कि उसका अकाउंट अभी खोलना है जब तक डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। यदि डॉक्यूमेंट अनकम्प्लीट है, आप उसके लिए हमें इंसिस्ट मत करा करो कि अकाउंट अर्जेंट है, आप खोल के दो। मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है। इस बात के लिए मेरे दोनों बच्चे जो काम करते हैं बहुत मेहनत करते हैं, ये बहुत अच्छी तरह देखते हैं कि ये अकाउंट हमें खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पास बार बार पूछने आते हैं कि सर इसमें ये कमी है, क्या करें?
फिर मुझे कहना पड़ता है कि आप लोगों का प्रेशर है, चलो खोल दो, पर हम लीगली नहीं खोल सकते। मेरी गुजारिश है कि जब तक फार्म आप खुद चेक करा करो, एक बार फार्म खुद चेक करो कि इसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, इसके साइन ठीक है, साइन में कोई कमी है या नहीं है। इसके साइन में हमने यदि लेडीज या बच्चे के नाम से वो अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें अथॉरिटी लेटर जरूर लो कि ये आदमी अपना बेटा या वाइफ आदमी काम करेगा, उससे अथॉरिटी लो कि मेरा हस्बैंड काम करेगा, और एक कंफर्म करो कि ये अकाउंट आपके नाम से खुल रहा है, इसमें आपका हस्बैंड काम करेगा, आपको इसमें नफा नुकसान का आप जिम्मेदार। वो यस करे तो ही उसका काम करना चाहिए। हमारा बिजनेस बिल्कुल बैंक की तरह बनता जा रहा है। हमारे बिजनेस में बैंक और मेरे में कोई फर्क नहीं है। आपको पता ही है, ना हम किसी का शेयर यूज कर सकते हैं, ना पहले मैंने किया। मैंने 20 साल 25 साल में कभी किसी का शेयर नहीं यूज किया कि किसी के शेयर निकाल के इनके अकाउंट में लगा दियो, इनके अकाउंट के शेयर इसको दे दियो, कभी नहीं यूज किया। कभी अपने को पैसे की जरूरत है, सवेरे पेइन करना है, 10 करोड़ का पेइन करना है, और किसी के शेयर बेच दो और उसका पैसे आएंगे, उसके पेइन में एडजस्ट कर दो, कभी ये गलत काम नहीं किया। तरीके बहुत हैं गलत करने के, पर जब तुम गलत रास्ते चलोगे तो तुम्हें गलत रास्ते ही आओगे। तुम्हें यही नजर आएगा कि इस रास्ते से ज्यादा कमाई है, इस रास्ते पे चलो। तो मेरा एक दूसरा भी सुझाव है, यदि आप मेरे यहाँ नहीं भी काम करो, किसी भी कंपनी में जाओ, गलत रास्ता चुनना तो गलत रास्ता ही अपनाओगे, और उससे आपको इनकम तो जरूर ज्यादा होगी शॉर्टली, पर इन द लॉन्ग रन आप मरोगे ही मरोगे, जरूर मरोगे। छोटे रास्ते से ही जो सही रास्ता है उसी रास्ते से काम करना चाहिए यदि लाइफ में तरक्की करनी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपको बता दिया, मैंने ऑनेस्टी से ही काम किया है। शायद लाइफ में कोई गलती करी हो, कोई चीटिंग करी हो, कोई हेराफेरी करी हो, शायद ही कोई करी हो, मुझे याद नहीं है मैंने किसी कस्टमर के साथ, किसी लेन देन के साथ कोई चीटिंग करी हो, मुझे नहीं याद। मेरे कई लोगों ने उस टाइम पैसे भी मारे, बहुत लोगों ने शेयर मार्केट में पैसे मारे, तो क्योंकि उस टाइम सोते हो अब तो बिना धंधे से, बिना पैसों से काम ही नहीं हो सकता। उस टाइम ऐसा नहीं था। जितनी सख्ती अब हुई है उससे हालांकि हमें फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ, हमें फायदा हुआ है उससे। हमें जितनी स्टॉक एक्सचेंज सख्ती यूज कर रही है उससे ब्रोकर को फायदा हुआ है, लॉस नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य यही है कि काम जो करना चाहिए इंसान को ऑनेस्टी से ही करना चाहिए। कोई भी लाइन है, आप मेरे वर्कर हो, आप अच्छी मेहनत करोगे, अच्छे क्लाइंट लाओगे, अच्छी उससे हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि हम किसी को उसका शेयर देते हैं, परंतु हमारा धंधा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा फैला नहीं है। क्यों नहीं फैला, उसके भी रीजन है। हम मार्केट में लेट आए, हमारे से पहले बहुत लोग बड़े चले गए। अब मैं सोचता हूँ कई बार कि मैं दिल्ली में होता या बॉम्बे में टिकट लेके बैठ जाता 2006 में, शायद आज मैं भी मास्टर जैसा ना होता। मास्टर का कम से कम 25वां हिस्सा तो होता, 25वां मतलब आज मास्टर में से 100 गुना ऊपर होगा, जीरोता तो 1000 गुना ऊपर होगा। तो हमने सोचा ही नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे में मैन पावर नहीं थी, बच्चे छोटे थे। जिस स्टेज में मैंने स्टार्ट किया उस टाइम इतनी अकल नहीं थी, पर फिर भी जितना ब्रेन था बहुत डेवलप किया है। आज बहुत अच्छी गुडविल है, बहुत अच्छी रेपुटेशन है। तो आज भी यदि आप उसी ईमानदारी से काम करो, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा, आपको कभी भी कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जाने की, पर मैं वही एडवाइस करता हूँ कि बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करना चाहिए। जिस भी इंस्टीट्यूट में यदि हम सोचें कि ये 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, मैं तो 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, तो इसका मुकद्दर 1 करोड़ का है, मेरा 1 लाख का है, मेरा 1 लाख का भाग्य है। अब रिक्शा पुलर है, उसके पैसे उसने शाम को 500 और 300 रुपए की दिहाड़ी बनानी है, उसने 300 में गुजारा करना। एक अंबानी है, वो 1 करोड़ रुपया अपने डेली के खर्चे में खर्च देता है, तो वो उसका भाग्य है। हमें दूसरे को देखकर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उस पे गाड़ी तो फॉर्च्यून है और मेरे पे तो मारुति भी नहीं है, वो उसका भाग्य है।
हमें किसी के ऊपर देखकर, अपने पड़ोसी को देखकर या अपनी कंपनी को देखकर या किसी अपने रिश्तेदार को देखकर, कभी बहन भाई को देखकर कभी भी सोचना चाहिए कि उस पे तो गाड़ी बहुत बड़ी है, हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो बड़ी छोटी सी नैनो लेके घूम रहे हैं। तो उसका भाग्य है, उसका भगवान ने इतने पैसे दिए हैं, वो उसका भाग्य है। हमें ये भगवान ने जितने दिए हम उसमें सेटिस्फाइड हैं, हमें नैनो में सेटिस्फाइड है। तो कभी भी दूसरे को देखकर आपको फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि उस पर तो प्लान है और हमारे पे नहीं है। मैं भी बस में अपनी बाइक को लेके जाता था अपने ससुराल, बच्चों को लेके जाता था ससुराल। स्कूटर पे हम एक स्कूटर पे 4 बंदे बैठते थे, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे। स्कूटर पे ही सारा दिन घूमते थे। जब भी कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, स्कूटर पे ही जाना है। स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, स्कूटर पे जाकर स्कूटर वहां लगा देना और बच्चों को साथ लेके ट्रेन में चढ़ना। कई बार ट्रेन चल पड़ती थी, फिर भी चढ़ते थे, कई बार रह भी जाते थे। तो ऐसी भी लाइफ गुजारी है। ये बात नहीं है यार मेरे पास होंडा सिटी है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे पास फॉर्च्यून हो, मेरे पे गाड़ी बहुत बड़ी हो, नहीं सोचा। हालांकि मैं ले सकता हूँ, अभी ले सकता हूँ विदिन 5 मिनट, पर मैं नहीं, मेरा गुजारा बहुत अच्छा है। ऐसे ही मैं फॉर्च्यून लेके बैठ जाऊँ, क्या जरूरत है? मेरा काम इसी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे 5 रिलेटिव की कीमत का पता है। तो आपको हर चीज सोचनी चाहिए, हर चीज जितना भगवान ने दिया हुआ है बहुत अच्छा है। जैसी लाइफ है आप बहुत अच्छे हैं। सिर्फ मार्केटिंग अच्छी नहीं चाहिए, कस्टमर का फायदा हमेशा सोचना है। कस्टमर को लॉस खा के हमें कमीशन नहीं चाहिए। हमें कमीशन वो चाहिए जिसमें कस्टमर का फायदा हो, तब कमीशन चाहिए। कोई शेयर आप देखते रहा करो कि कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, कौन सा शेयर नहीं चल रहा, कौन सा शेयर अच्छा चल रहा है, वो शेयर कस्टमर को लेके दो। फिर उसको ये नहीं है कि अभी बेच दे, नहीं, एक दिन तसल्ली कर ले, कोई बात नहीं। यदि आपको लगता है कि ये चलेगा, उसको चलाने के बाद उसका बिकवाओ ताकि उसको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट पे हमें सौदा बेचे। और जो ये सिस्टम आजकल एक वो चला हुआ है हमारा 5 दिन का, 5 दिन में डेबिट हमें क्लियर करना ही करना है। वो 99% कोशिश करनी है कि कस्टमर का 5वें दिन हमने डेबिट क्लियर करना है। 6ठे दिन हमने डेबिट नहीं रखना। यदि 6ठे दिन हमें स्टॉक एक्सचेंज से प्रेशर है कि आप सौदा अपने आप काट लो, हम फिर भी नहीं काटते, पर हम किसी को आज 20 दिन का, 15 दिन का, महीने का डेबिट नहीं कर सकते। इसलिए गुजारिश ये है कि आप 5वें दिन सौदा कोशिश करके बनवाया करो कि सर आपने उधार लेना है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक स्टॉक में अलाउ कर रही है। 5वें दिन आपको सौदा काटना है। बाकी आपको नॉर्म पता ही है कि स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट खोलते हुए जिस अकाउंट से वो चेक दे रहा है उसी अकाउंट से हमने पेमेंट लेनी है, उसी अकाउंट में पेमेंट देनी है। दूसरे अकाउंट में हम ना पेमेंट ले सकते हैं ना पेमेंट दे सकते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखा करो। ये नहीं है कि उसने पेमेंट कहाँ से दे दी, कहाँ से नहीं दी, नहीं। दूसरी बात ये है कि कस्टमर से ज़्यादा आजकल कोई चेक चुक लेने की कोशिश कर ही ना करो। सबको कहो NEFT आती है, NEFT आती है, NEFT आती है। क्योंकि आज माल ले रहा है, सुबह 9 बजे मुझे पैसे देने हैं, स्टॉक एक्सचेंज को 9 बजे सुबह पैसे देने हैं। हम चेक लें, 3 दिन चेक नहीं पास होता। तो चेक लेने की कोशिश आपने अवॉइड करनी है कि आजकल सिस्टम सारा ऑनलाइन है। बाकी मजबूरी में अगला दे रहा है, हमने उसको डंडा नहीं मारना, पर कोशिश करनी है कि चेक नहीं देना। कोशिश, मेरे यहाँ तो चेक आता ही नहीं है, अम्बाला में 98% मेरे से चेक नहीं आता। तो इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी पेमेंट जिसकी भी आती है उसको अगले को मिल को कोशिश करा करो 3:30 बजे से पहले पेमेंट डाल दो, ताकि हम 3:30 बजे के बाद पेमेंट कर दें। कई लोग 5 बजे डाल देते हैं, कई बार 6 बजे। तो सारा दिन यही चक्कर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करा करो 3:30 इज द लास्ट, इसके बाद पेमेंट करोगे तो नेक्स्ट डे होगी, आज नहीं, उसको उसी टाइम जवाब होगा। इसी तरह चेक लेते हो, कोशिश करो कि भाई NEFT करा दो, RTGS करा दो, चेक मत दो। चेक में आपको चेक लेने के लिए जमा कराने जाना पड़ेगा, बैंक दूर है, अपना आदमी लगेगा, आदमी का टाइम लगेगा। तो इन चीज़ों को मोदी जी ने भी कहा ना डिजिटल करो, तो हमें भी डिजिटल पे आना चाहिए। बहुत समय लिया आप लोगों का, बहुत टाइम लिया, आपका धन्यवाद। कोई आपने बात मेरे से पूछनी हो, वेलकम प्लीज।
ऐसी पता चली जो हमें भी आज ही पता चली, अबाउट दी हार्डशिप्स व्हाट ही हैज फेस्ड। हमारे बीच एक और है आशु जी, जो सबसे पुराने हमारे सब कुछ हैं। तो आशु जी, आशु भैया आइए प्लीज, आपकी जर्नी कैसी रही? आ जाओ अरे कुछ भी नहीं, आना तो पड़ना ही है आपको। आइए आ जाओ। अरे कुछ भी नहीं, कितना टाइम हुआ आपको और कैसी रही जर्नी? लेट्स हियर इट फ्रॉम आशु भैया। भाई एक बात और रह गई, सॉरी, माफी चाहता हूँ। मेरे शिवांग ने ही हमें मेंबरशिप दिलाई थी। हमें तो अनपढ़ आदमी, मैं तो प्लस 2 ही की हुई है। मैंने प्राइवेटली की थी जब मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, जब दुकान कर ली थी। आपको बताया अभी मैंने कि मैंने तो बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा ब्रदर जब उठ जाता था कॉलेज, वो भी जब कॉलेज गया एक दो पीरियड अटेंड करे तो आ जाता था दुकान पे। उसके बाद जब हमने मेंबरशिप की, हम इतने पढ़े हुए नहीं थे, ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज कम है, तो यही बेटे ने मेरी बड़ी मेहनत करी, इसी की वजह से इसने मेंबरशिप दिलवाई है मुझे। तो क्योंकि वहाँ पे कोर्सपोंडेंस बहुत होती थी, तो कोर्सपोंडेंस के लिए हमारे पास तो आदमी कोई नहीं था, तो यही इसकी मेहनत से और तभी मेंबरशिप मिली है। अब इसका इंटरेस्ट कुछ डिवाइड हो गया हमारे साथ। हालांकि मैं आज भी कहता हूँ, सबके सामने कह रहा हूँ, यदि ये उस प्रोफेशन की जगह हमारे प्रोफेशन में ऐड हो जाए तो हमारा बिजनेस आज से 2 गुना हो जाएगा, और इसको जो वहाँ इनकम है उससे भी 4 गुना हो जाएगी। तो पर जब आदमी ने एक लाइन पकड़ ली, उसमें अच्छा सेटअप है तो छोड़ना मुश्किल है। बाकी बहुत अच्छा है, इसने ये टीचिंग में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ट्यूटर है, और इस पर बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे आज तक ये पढ़ा चुका है, 1200 बच्चे पढ़ा चुका है। तो इसके बाद भी आज भी 100 बच्चा इसके इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। और मेरा ख्याल है जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाता है, शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक। और मेरा ख्याल है शायद ही चंडीगढ़ में भी कोई ऐसा ट्यूटर होगा। तो बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं हमारे पास, और बाकी ऑफलाइन तो है ही। बाकी दूसरा शेयर ब्रोकर को इस जोन में लोग अच्छा नहीं समझते। हमारे नॉर्थ जोन में तो खैर दिल्ली भी आ जाता है, और राजस्थान भी आ जाता है, और यूपी भी का भी कुछ पार्ट आ जाता है। हमारे जोन में ये कहने का मतलब ये कह लो, ये अम्बाला से इधर चले जाओ तो, या पानीपत से इधर चले जाओ तो लोग समझते हैं कि स्टॉक ब्रोकर भी कोई धंधा है, ये क्या है, ये सट्टेबाजी है, ये जोरबाजी है। पर हमारा धंधा सट्टेबाजी नहीं है, हमारा धंधा जुआ नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, मैं आपको सैकड़ों शेयर बता सकता हूँ, जो ले आदमी करोड़पति बन सकता है। सैकड़ों शेयर है मेरे पास। आज भी इंफोसिस 92 में आया था, 9200 रुपए रेट था, सिर्फ 9,200 के 100 शेयर आते थे। 9,200 यानी कि 9200 रुपए में, जो आज 35 करोड़ के हैं। 35 करोड़ का इंफोसिस है। हिंदुस्तान लीवर 27 करोड़ का है। कोई भी प्रॉपर्टी ली हुई हो 10,000 रुपए की 93 में 94 में, आज वो 35 करोड़ की नहीं बन सकती। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी ली हुई हो। तो शेयर मार्केट में बहुत ऐसे धंधे हैं, यदि जिस आदमी पे टाइम हो गूगल में जाके पढ़े, जो निफ्टी के 50 शेयर हैं उनकी हिस्ट्री पढ़े कि ये शेयर कब आया था, आज से 25 साल पहले कितने का था, और आज वो शेयर कितने का बन गया। तो इस तरह के शेयर यदि आप सिलेक्ट करो और कस्टमर को दिलाओ कि तुम इन्वेस्टर हो, तुम 10 साल के लिए शेयर लो, तुम 10 साल के लिए एफडीआर कराते हो तो 10 साल के लिए शेयर लो ना, 5 साल के लिए शेयर लो ना। एफडीआर करवा रहे हो आप, ले लो ना शेयर। मैं अभी भी ले आप 50 शेयर की निफ्टी में, जो थोड़ा भी समझदार हो, ये मत सोचो कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी 6 बजे 5 बजे छुट्टी है, उसके बाद मुझे को कोई मतलब नहीं है। आप स्टडी करो, शाम को जाके घर पे, जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, रात को घर आके पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? उसने आगे जाना है, वो सोचता है कि मैंने 10th तक जाना है, मैंने 11th करनी है, मैंने पैक इंजीनियरिंग कॉलेज जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है। इसी तरह आप जो भी प्रोफेशन करते हो, आज एक एडवोकेट है, अच्छा एडवोकेट आपका केस लड़ रहा है,
वो जाके यदि स्टडी नहीं करेगा तो आपका केस नहीं लड़ सकता। इसी तरह यदि आप शेयर के मार्केट में एंटर हुए हो तो शेयर के बारे में समझो कि शेयर हमें कौन से दिलवाने चाहिए, कस्टमर को कौन से शेयर दिलवाने चाहिए। आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप गूगल में पढ़िए, उस शेयर की हिस्ट्री पढ़िए। ये नहीं है कि शाम को जाके सिर्फ टीवी देखना है या घर वाले के साथ जाके लड़ना है। लड़ाई तो करो, जरूर करो, पर उसके बाद भी आप शेयर मार्केट में कभी इंटरेस्ट लो, रात को नींद नहीं आ रही, खोल के बैठ जाओ, खोल के बैठ जाओ, रात को नींद नहीं आ रही, किसी वजह से प्रॉब्लम है, देखो गूगल में कौन सा शेयर अच्छा है, इसकी क्या हिस्ट्री है, अब आने वाले शेयर कौन से अच्छे हैं। अब देखो ना, मैं आपको बताता हूँ, उज्जीवन बैंक, उज्जीवन बैंक आज से कुछ दिन पहले कितना था, आज 42-43 रुपये हो गया। उत्कर्ष बैंक 25 रुपये में दिया कंपनी ने और 55 रुपये में लिस्ट हो गया, और आज भी 50 रुपये है। मुझे नहीं अभी तक पता लगा कि उज्जीवन और उत्कर्ष में इतना क्यों डिफरेंस है। इसी तरह IDFC फर्स्ट बैंक 35 रुपये शेयर था, मैंने ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक 40-40 रुपये शेयर बेचे हैं, 40-40 रुपये, ओनली 40 रुपये मैंने खुद बेचे हैं। इंडसइंड बैंक 45 रुपये में शेयर दिया था, जब लिस्टिंग हुई 22 रुपये रेट था, 22 रुपये, 22 रुपये का लॉस था, और 5-7 सालों 22-23 रुपये से ऊपर चला ही नहीं। जिस टाइम 45 रुपये हुआ, 5-7 साल बाद मैंने 45 में बेच के पैसे पूरे करे। आज भी मेरे पास 1 करोड़ से ऊपर के शेयर पड़े हैं जो फिजिकल पड़े हैं, जिसकी जीरो वैल्यू है, कोई मार्केट में उसका बायर नहीं है, कोई सेलर नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी है। 1 करोड़ की कॉस्ट के शेयर 10 रुपए वाले फेस वैल्यू के मेरे पास आज भी 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के शेयर पड़े हैं फिजिकल फॉर्म में। तो मतलब आप थोड़ा सा ना, आप ये सोचो कि आपने स्कूल जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, जब भी टाइम मिले, मैं ये नहीं कह रहा कि घर वाले के साथ टाइम नहीं गुजारना, बच्चों के साथ टाइम नहीं गुजारना, गुजारो जब भी समय हो, जब भी मिले, घंटा आधा घंटा, संडे को, सैटरडे को, ताकि एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका ब्रेन बढ़ेगा। मेरे यहाँ काम कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, ब्रेन बढ़ेगा कि मेरे को देखो कि कौन सा शेयर मैं कस्टमर को बता सकता हूँ। जिस धंधे में हमने काम करना है, उसके धंधे की हमें नॉलेज जितनी मिलेगी उतनी आपको लाभ है। मेरे को तो आज लाभ हो रहा है, आपको लाइफ भर लाभ होगा। डॉक्टर अपना ऑपरेशन कर रहा है ना, उस एक ऑपरेशन के बाद उसका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कि यार ये ऑपरेशन मेरा सक्सेसफुल हो, अब दूसरा करना है। तो इसी तरह हमने शेयर वो छांटने, अब शेयर कहाँ से छांटोगे? टीवी पे बोलते हैं, कभी टीवी की तरफ ध्यान दे दिया, कभी उसको जिसने उसको कहा है उसको थोड़ा सा जाके यदि आप स्टडी करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आप उसको शेयर रिकमेंड करोगे, आप उसको म्यूचुअल फंड रिकमेंड करोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो आप शेयर रिकमेंड कर सकते हो, तो आपको अभी अपर हैंड, आपका ब्रेन बढ़ता चला जाएगा। ब्रेन को डेड मत करो कि मैंने तो 6 बजे तक काम करना है, बाद उसके बाद मेरा कोई मतलब नहीं है। तो क्या मतलब, जिस भी फील्ड में है जितनी नॉलेज हो कम है। मास्टर बनना तो बहुत मुश्किल है, मेरे को 53 साल हो गए काम करते हो, तब भी आज तक शेयर मार्केट में 30 साल हो गए, मास्टर तो हम अभी भी नहीं बन सकते। बहुत चीज़ें की कमी है, बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। तो उसी तरह ब्रेन को थोड़ा सा, गूगल में जाते हैं तो सब कुछ आता है। पहले तो सब हम अखबार ही देखते थे, इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह, तो आज तो गूगल में सब कुछ लिखा हुआ है, कंपनी का रिजल्ट कैसे हैं, क्या है, जैसे समझ आता है कुछ ना कुछ समझ आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर दिया करो कि शेयर मार्केट में आप, मैं कह रहा 50 शेयर की सिलेक्शन करनी शुरू कर दो बस। निफ्टी के 50 शेयर, जो इन्वेस्टर आता है जी मैंने 5 साल के लिए FDR करा रहे हो, ये शेयर ले लो 5 साल, आपको नॉलेज वाला कमा के देना मिलेगा, बिना कमाए नहीं। हमें सिर्फ कमीशन नहीं चाहिए, हमें उसको कमा के देना, बस। कमा के दोगे कस्टमर आपका रहेगा, लॉस हो जाएगा खत्म, वो दोबारा नहीं आएगा। मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे कसम खिला लो कि मैं कस्टमर को सौदा लेके दे रहा हूं और उसको लॉस हो जाए। मैं सवेरे भगवान मंदिर में जाकर ये कहता हूं कि हे भगवान, मेरे कस्टमर को प्रॉफिट हो, मेरे कस्टमर को लॉस ना हो, मेरे कस्टमर को प्रॉफिट हो, बस। क्यों? उसको प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा, उसको लॉस होगा, मेरे को भी लॉस है, मेरा कस्टमर गया। तो सारी बातें अच्छे माइंड से, अच्छा ब्रेन लगाकर कि आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो जरूर लाइफ में सक्सेसफुल हो।
अच्छा अच्छा तो एक किनारा, जैसे बच्चों को अंदर भेज देते हैं एग्जाम के लिए, पेरेंट्स हमेशा बाहर बैठ जाते हैं, तो एक किनारा बैंक का मैनेजर मिला, कहता मेरी बिटिया का भी एग्जाम है, तो थोड़ी देर बातचीत करते रहे, आप क्या करते हो, मैंने कहा शेयर मार्केट। तो उस टाइम मैं मेंबर भी नहीं था, सब ब्रोकर था, तो मैंने उसे कहा, कह रहा क्या मेरे में 200 शेयर इन्फोसिस के हैं। मैं कहा आपके बच्चे कितने हैं? कह रहा 2 लड़की हैं। मैं कहा ऐसा करो ये शेयर बेचना मत। कह रहा क्या बात? मैं कहा आपकी 2 बेटी हैं ना? तो कह रहा हाँ जी। मैं कहा जब एक पहली बेटी की शादी करोगे ना 100 शेयर बेच देना। और उनको लड़के वालों को पता आपने क्या कहना है कि बोलो कितने पैसे लगवाने हैं, हुक्म करो, जितने पैसे कहोगे उससे ज्यादा लगाऊंगा। आपका 100 शेयर बेच के भी पैसे बचेंगे और दूसरी लड़की के भी 100 शेयर बेचने हैं और उसको बोलना कितने पैसे बोलो। आप सोच नहीं सकते कि कितने पैसे बन जाएंगे। ये 97 की बात है और मुझे नहीं उसके बाद वो आदमी मिला, कहाँ है, कहाँ चला गया, कहाँ नहीं। ये 97 का पूरी स्टोरी तुम्हें सही बता रहा हूँ। ये 200 शेयर के साथ। तो मैं वही बात दोबारा कहता हूँ, आप थोड़ा सा स्टडी करा करो कि घर जाके नेट खोल के, कभी ऑफिस में बैठे हो, काम नहीं है, खाली बैठे हैं, 50 शेयर हैं, 50 शेयर में से 2 शेयर 1 शेयर रोज स्टडी करो कि इसकी पुरानी हिस्ट्री क्या थी, आज क्या है। ऐसे ही आने वाले नए शेयर जो आते हैं, नए शेयर आते हैं, ये भी तो कभी बनेंगे। तो इनमें से भी पुरानी हिस्ट्री देखो कि कौन सा शेयर हमारा ये चल सकता है आज के आने वाले 5 साल बाद। ऐसे सोचो।